उससे पहले भी जो वहां शख्स तख्त नशीं था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात उस द्वंद्व की जो इस वक्त देश की राज्यसभा में चल रहा है। जी हां, आज महाभारत में आपको बता रही हूं कि कैसे इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा राज्यसभा में चल रही है। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अधिकार किसके पास रहेंगे। दिल्ली सर्विसेज बिल को कानून की शक्ल देने के लिए थोड़ी देर बाद वोटिंग होगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे, क्योंकि दिल्ली राज्य के लिए उनका अधिकार क्षेत्र ही सिमट कर रह जाएगा। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि क्या मोदी शाह ने किया आपका गेम ओवर, या जो तनातनी लड़ाई एलजी और सीएम के बीच रोज चलती रही है उसका समाधान अब निकल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसका कार्यक्षेत्र क्या है। केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, जहां पुलिस, जमीन, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास है, तो अधिकारियों की तैनाती कैसे की जाएगी यह भी केंद्र सरकार के पास क्यों ना हो। आज इसी पर हो रही है महाभारत, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद संसद में इसी को लेकर वोटिंग होने वाली है। जो नंबर है आपको यह बता देती हूं कि कहां खड़े हुआ है विपक्ष और कहां खड़ा है एनडीए। जो नंबर है आपको बताएं, एनडीए के पास 103 वहां पर राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा में 237 सांसद हैं कुल, और बहुमत के लिए 119 का आंकड़ा चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास 105 है, एनडीए के पास 103 है। अब इस नंबर को देखकर आपको लगेगा कि जो वोटिंग होगी उसमें एनडीए के पास कम नंबर है, बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये खेल कैसे बदलेगा वो आपको बता देती हूं। ये खेल इस तरह से बदलेगा कि एनडीए के पास टीडीपी का एक सांसद, बीजेडी के 9 और वाईएसआर कांग्रेस के भी 9, ये भी साथ आ जाएंगे, मनोनीत 5 भी साथ आ जाएंगे, तो फिर आंकड़ा उनका बहुमत से ज्यादा हो जाएगा। यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं, और इसीलिए खेल बदलेगा। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में वोटिंग होने वाली है, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर बोलेंगे, जवाब देंगे, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि यह बिल जो कि कानून की शक्ल ले लेगा तो क्या होगा, कैसे दिल्ली की सरकार के लिए तस्वीर बदल जाएगी और मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र कैसे सिमट जाएगा। वो तस्वीर आपको दिखा देती हूं कि दिल्ली में क्या होने वाला है जब ये बिल कानून की शक्ल लेगा। सीएम केजरीवाल की ताकत घट जाएगी, यानी सीएम के पास जो अधिकार क्षेत्र है वो सिमट जाएगा, एलजी के अधिकार और ज्यादा बढ़ जाएंगे, उनके पास ज्यादा अधिकार हो जाएंगे। बड़े अफसरों पर एलजी का फैसला ही आखिरी फैसला होगा, यानी बड़े अफसर की नियुक्तियां क्या होंगी एलजी तय करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग का हक एलजी को मिलेगा, यानी बड़े अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कौन तय करेगा, एलजी करेंगे। ग्रुप ए के अफसरों के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री भी होंगे। अब सीएम की अध्यक्षता में इसमें चर्चा की जाएगी, लेकिन इस पर भी अंतिम फैसला ट्रांसफर पोस्टिंग का, सिफारिश तो जरूर दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला एलजी ही करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के पास कैसे अधिकार सीमित होने वाले हैं, और उसके बाद सिर्फ नाम की रह जाएगी केजरीवाल सरकार। इसी को लेकर यह महाभारत छिड़ी हुई है देश की संसद में भी। थोड़ी देर बाद वोटिंग होनी है, वहां से भी आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए और फिर महाभारत। क्या दिल्ली की सत्ता के केंद्र में केजरीवाल नहीं रहेंगे? क्या केजरीवाल की सियासत खत्म होने वाली है? क्या केजरीवाल कहने को तो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सारी पावर एलजी के पास रहेगी? अधिकारों की यही जंग पहले सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई, अब दिल्ली सर्विसेज बिल पर संसद में तीखी बहस हो रही है। तो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है। जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं, शायद कभी आपके पास भी जल्द ही
आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। आज सब लोग मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के सांसद कम और केजरीवाल के वकील ज्यादा नजर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के लिए सिंघवी ने ही कानूनी लड़ाई लड़ी है। संसद में सिंघवी और सुधांशु के बीच सुपर सीएम बनाम सुपर पीएम की टक्कर देखने को मिली। ये दो सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। उसके बाद ये निर्णय सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। मगर महोदय, इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। राज्यसभा में दंगल अभी भी जारी है, धुआंधार बहस और जोरदार दांवपेच चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सेना इस सियासी लड़ाई को धर्म पर ले आई। बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर ने शंखनाद करने से पहले एक घोषणा करी और कहा कि ये धर्म की लड़ाई है। मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा हैं, अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है, तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरे दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं, उनकी ओर से युद्ध करें। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ हम 1951 बने, हमने 72 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 72 दिन में समझौता किया, अब ये सत्ता में आए। और शायद दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि मैं समझता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। दिल्ली बिल पर सदन मानो कुरुक्षेत्र बन चुका है, जहां पक्ष विपक्ष के बीच महाभारत का रण छिड़ चुका है। आम आदमी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन का टारगेट मोदी है, तो बीजेपी के निशाने पर विपक्षी गठबंधन। ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। दिल्ली सर्विसेज बिल के नाम पर ही केजरीवाल सबको साथ लाए, समर्थन की शर्त पर ही कांग्रेस से तनातनी के बावजूद गठबंधन में आए। ऐसे में सवाल ये कि अगर बिल हाथ से छूट जाएगा तो क्या गठबंधन भी टूट जाएगा और 24 में मोदी को हराने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रीना गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और साथ ही अनुज आत्रे, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं शुरुआत कर लेती हूँ रीना जी आपके साथ। जो इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, थोड़ी देर बाद वोटिंग होनी है दिल्ली सर्विसेज बिल पर, जिस बिल को लेकर, जिस अध्यादेश को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की है। लेकिन अभी जो अंक गणित दिख रहा है रीना जी, उससे ऐसा लग रहा है कि ये बिल पास भी होगा, कानून भी बनेगा और उसके बाद जिस बिल को लेकर आपके नेता जगह जगह गए, बड़े नेताओं से मुलाकात की, वो पूरी जो एफर्ट है वो एक तरह से ऐसा लग रहा है बेमाने हो जाएगा। सुचरिता जी, ये जो बिल लाया गया है उससे बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को चुनाव में तो नहीं हरा सकती। यही कारण है कि दिल्ली में बैकडोर एंट्री करने की कोशिश की जा रही है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो भगत सिंह ने कहा था कि हम गोरे अंग्रेजों को तो निकाल बाहर फेंक रहे हैं,
लेकिन गोरे अंग्रेजों की जगह कहीं काले अंग्रेज ना ले लें। आज भारतीय जनता पार्टी का जो रूप है वो बिल्कुल काले अंग्रेजों की तरह इस देश पे राज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो ये जो बिल पेश किया गया है ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है कि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जिसने अरविंद केजरीवाल को वोट किया है उस अरविंद केजरीवाल के हाथ से आप सारी ताकतें छीनना चाहते हैं और एक एलजी महोदय के हाथ में देना चाहते हैं। जैसे अंग्रेजों के जमाने में वाइसरॉय हुआ करता था और वाइसरॉय सब कुछ कंट्रोल करता था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि दिल्ली में तो वो लोगों के दिल में जगह बना नहीं पाए तो एक वाइसरॉय की तरह किसी को बैठाएं और उसके थ्रू दिल्ली की जनता पे राज करें। लेकिन वो भूल गए हैं कि दिल्ली की जनता ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। दिल्ली की जनता क्या, पूरे देश की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज ये एक्सपेरिमेंट दिल्ली में कर रहे हैं, कल को किसी और स्टेट में करेंगे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका आएगी सुप्रीम कोर्ट इसको कानून को बाहर फेंक देगा क्योंकि ये कानून संविधान के खिलाफ है और आप संविधान के खिलाफ इस तरह का कोई कानून उसमें पार्लियामेंट में लाके पास नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मेजॉरिटी है। अच्छा, जो रीना जी बात कह रही, रीना जी मैं आपकी बात पर और सारे भारतीय जनता पार्टी से, हाँ आपकी बात पर मैं एक बार चारू जी से इनिशियल कमेंट लूंगी। चारू जी जरा बताइए, रीना गुप्ता जी का कहना है आज राज्यसभा में आप लोग वोटिंग करा लीजिए, वो वोटिंग आपके पक्ष, बिल के पक्ष में हो जाएगी, कानून बन जाएगा, अधिकार छिन जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे ओवरटर्न कर देगा और वो बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट आपके लिए हो सकता है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा सुचारिता जी, लेकिन सरकार को भी तो अपना काम करना है और सरकार का काम ये है वैसे निर्णय लेना जो भारत की जनता के हित में हो। देखिए रीना जी को हम ये याद दिला दें कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी कहते हैं। यूनियन टेरिटरी का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट की टेरिटरी। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जरूर है क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल सिटी है हमारे देश का, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली के नियम कायदे बाकी सारे देश से अलग हो जाएंगे या दिल्ली अब यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगी। एक बात और है, काफी रिसेंट समय में पिछले हमने हर साल ही एक बार हम देख ही लेते हैं, दिल्ली सरकार जिस तरीके से दिल्ली को चलाना चाहती है वो गड़बड़ है। जो सीनियर डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, हमेशा उन क्लैशेस में दिल्ली की जो पोजीशन रही है वो जनता के हित के खिलाफ रही है हर बार। अब क्वेश्चन कर रही है कि ये बिल का होना सही है या नहीं है। देखिए, इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एक बिल को टेबल करती है, क्लियर कराती है, केवल लोकसभा में नहीं राज्यसभा में भी, और केवल भारतीय जनता पार्टी के एमपीज इस पे वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है जो इंडिया में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सामने लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बनकर खड़ी हुई है। जब वो भी सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है रीना जी को थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना ही चाहिए। जिस हिसाब से दिल्ली की स्थिति साल दर साल गिरती चली जा रही है, जिस तरीके से दंगों को एनकरेजमेंट मिलती जा रही है, जिस तरीके से अफसरों का जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, अब आप ये देखिए रिसेंट टाइम्स में कैसे एविडेंस डिस्ट्रॉय करे गए शराब घोटाले के अंदर। रिसेंट टाइम्स में जब सीएम साहब ने अपने लिए एक महल बांधा उसमें भी कैसे क्लियरेंस लिए गए बजट के। एक बार में बजट पास नहीं हुआ क्योंकि टेंडरिंग करनी पड़ती। 10 करोड़ से नीचे के कई सारे बजट पास करे गए। तो ये जो लूप होल्स ढूंढ के दिल्ली सरकार जनता के खिलाफ काम कर रही है, जनता के पैसे को मिसयूज कर रही है और जनता को बरगलाने। मैं एक बार चारू जी ये आपका स्टैंड रहा है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर आप पर हमलावर रहा है। विपक्ष आप पर हमलावर रहा है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आज अगर हमारे साथ होगा तो और राज्यों में भी हो सकता है। मैं रीना जी आ रही हूं आपके पास। एक बार बड़ी खबर बता दूं कि थोड़ी देर में दिल्ली सेवा बिल पर मीडिया से बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये खबर आ रही है हमारे पास कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करेंगे अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली सेवा बिल पर ही। दिल्ली सर्विसेज बिल, इस पर चर्चा होनी है और हम
तकरीबन 8 बजे तक चर्चा का समय है, क्योंकि 6 घंटे का समय अलॉट किया गया है। लेकिन दिल्ली सर्विसेज बिल अगर कानून बन जाता है तो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से सीमित रह जाते हैं। फिर ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी कोई एक तरह से नहीं चलेगी। इसी को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपको एक खबर भी बता रही हूं, इसी के साथ साथ एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूं। रीना जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन हर्षवर्धन जी मुझे यह बताइए, जो केंद्र शासित प्रदेश है, आज जो चर्चा हो रही थी राज्यसभा में, उसमें बार बार कहा गया कि जब दिल्ली के पास अपना कोई काडर नहीं है सर ऑफिसर्स का, ऐसे में जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी वो केंद्र ही करेगा और इसमें दिल्ली सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो काडर जो है वो एक तरह से केंद्र के अंडर है, वो सारे केंद्र शासित राज्यों में मूव कर सकता है। देखिए सुचित्रा जी, मुझे लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश में जो भी विधानसभा वाले हैं और जो गैर विधानसभा वाले हैं, उनके अधिकार बड़े तय हैं। लेकिन सुप्रीम कौन है, जिसको कहते हैं कि डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी कौन है, तो केंद्र शासित प्रदेश है। अपने नाम से ही ये तय होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने इन नियमों को लंबे समय तक एक तरह से कहे कि आगे बढ़ाया, जो दानिश कैडर है वो इसीलिए है। और ये संभव नहीं हो सकता कि एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी ऐसे अधिकारी पर अपना अधिकार जताए जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के भी अधिकार क्षेत्र में आएगा। जाहिर है वहां केंद्र काम करेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब इस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो भी वो जानते थे कि इसी तरह की स्थितियां हैं। और इसके पहले मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित ने इसी तरह की सरकार चलाई। देखिए, यहां सारी समस्या अरविंद केजरीवाल का अड़ियल रवैया है। और उसके बाद जो अमित शाह ने आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं कि आप अपने घोटाले के आरोपों को, उनको बचाने के लिए, उन फाइलों को ठीक करने के लिए अधिकारी चाहते हैं। आधी रात में अधिकारी को बुला लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये समझना होगा, राज्य में कोई भी केंद्र नहीं घुस सकता है। ये संभव नहीं है कि किसी पूर्ण राज्य में जाकर और केंद्र इस तरह से कानून बदल। जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं रीना जी उस पर आपसे आगे रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक बार अनुज जी जरा बता दीजिए, जो बात कही गई कि शीला दीक्षित ने सरकार इसी तरह से चलाई है, कांग्रेस ने आ रही हूं, चारू जी आ रही हूं, मुझे पता है आपको इंटरेक्ट करना, रीना जी को भी करना है, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में जिस तरह से अभी शीला दीक्षित ने भी सरकार चलाई है, उसके बाद आप लोग अब समर्थन दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये तो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़ा जो चर्चा का विषय बन जाएगा वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो कल से हो जाएगा। यही बात आपके लिए कही जा रही है कि कांग्रेस ने तो एक तरह से हाईजैक कर लिया, सपोर्ट तो दे दिया, लेकिन चर्चा होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन की, दिल्ली सर्विसेज बिल की नहीं, दिल्ली सर्विसेज बिल पे तो आज चर्चा हो रही है। और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, ये उससे पहले लाया गया था। और विडंबना ये है कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी सरकार के खिलाफ लाया जाता है तो उसको प्राथमिकता पे उस पर चर्चा की जाती है। लेकिन बीजेपी की सरकार द्वारा, माननीय स्पीकर महोदय द्वारा जानबूझ करके उसको जो है 10 दिन के लिए डिले किया गया। और जो गैर जरूरी बिल थे, जिनके लिए बाद में भी जिन पे चर्चा की जा सकती थी, जिनके पीछे अभी काम नहीं रुक सकता था, जो प्राथमिकता इतनी नहीं थी, जो प्रायोरिटी पे जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, उसको 10 दिन के लिए डिले कर दिया है। आज मणिपुर पर पूरा कांग्रेस सहित पूरा इंडिया के लोग चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो। उस पर ना तो राज्यसभा में चर्चा करनी दी, ना लोकसभा में करनी चर्चा दी। लेकिन ये जो दिल्ली सर्विसेज, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? की लड़ाई है, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार जहां जहां ये सरकार में चुन करके नहीं आए चुनाव द्वारा, जनता द्वारा, तो देखा गया है कि इन्होंने बीते 9 वर्षों में देखा है, खासतौर से उससे पहले अटल जी अडवाणी के समय में इस तरह की सरकार नहीं रही है बीजेपी की, इस तरह का कल्चर नहीं रहा है, हमने वो भी देखा है अडवाणी। अच्छा, आप अटल जी अडवाणी की बात करते हैं, अडवाणी जी की, वो वहां पर नेहरू जी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नेहरू जी ने कभी नहीं चाहा कि पूर्ण राज्य का स्टेटस मिले, वो भी तर्क दे रहे हैं। तो आप किसको सही मानेंगे? पूर्ण राज्य का स्टेटस दिल्ली को नहीं मिल सकता है, हम भी मानते हैं इस बात को, जानते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का 1991 का एक्ट भी यही कहता है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप चुनी हुई सरकार, जो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी गई है, संविधान उसको अधिकार देता है, आप संवैधानिक रूप से जो अधिकार उस सरकार को मिलने चाहिए, आप उन अधिकारों का हनन केंद्र सरकार कैसे कर सकती है? आप उनके अधिकारों में हस्तक्षेप किस तरह से कर सकते हैं? यही दर्शाता है। अनुज जी, मुझे एक बात बताइए, कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब अपना फैसला सुनाया, तो क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून बनाने का अधिकार आपको है, अगर आप चाहें तो कानून बना सकते हैं? ये बोला कि नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने? कानून बनाने को सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन इस तरह से फिर वही वो कर रहे हैं, नहीं बोला कि आप वही कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार के अधिकारों का हनन कर देंगे। हाँ, ये वही सरकार है। नहीं तो कानून बनाने के लिए किस संदर्भ में कहा फिर?
जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे लेकर कानून बना सकते हैं, तो यही तो बात बोली, अगर कानून बनाएगा तो संसद बनाएगी। उसी संसद की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ, देखिए जिस तरह से ये बिल आया है, अगर इस बिल को आप थोड़ा डिटेल में अगर रीना जी को स्क्रीन पर बोलेंगे तो देखेंगे कि आखिर दिल्ली में चुनी हुई, आज ये सवाल किसी पार्टी विशेष का नहीं है, हम किसी पार्टी के समर्थन के लिए नहीं खड़े हुए हैं। आज ये संविधान के चक्कर के हिसाब से जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, सरकारें आती जाती रहती है। आज इनकी सरकार है, उससे पहले 15 साल हमारी सरकार रही थी, 2025 में फिर चुनाव है, फिर किसी और की सरकार आएगी। जनता के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जनता अपने विधायक चुन करके भेजते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो किसी अपेक्षा से बनाते हैं। आप उस मुख्यमंत्री, उस मंत्रिमंडल और उस सरकार के पास अगर कोई अधिकार नहीं रहेंगे तो उस चुनी हुई सरकार का क्या अर्थ रह जाएगा, ये बताइए। फिर तो खत्म कर दीजिए। ठीक है, चुनी हुई सरकार के पास कोई अधिकार नहीं रह जाएंगे। रीना जी, थोड़ी देर बाद इस पर वोटिंग होनी है, ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उसके बाद एक मीडिया को संबोधित भी करेंगे, इस पर बात भी करेंगे। मुझे ये बताइए कि चर्चा बार बार हो रही है कि ये बिल जब आ जाएगा आज संसद में, उसके बाद आम आदमी पार्टी इस इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी पता नहीं है, क्योंकि मुख्य कारण इस गठबंधन में आने का यह था कि इस बिल पर समर्थन मिल सके। सुचरिता जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, मुझे जरा समझाने का मौका बोलिए बोलिए बोलिए। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये बिल पेश करने से मोदी जी का दोगलापन बिल्कुल क्लियर हो गया। मोदी जी के अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी ने संसद में दिल्ली को पूर्ण राज बनाने का प्रस्ताव पेश किया था, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, चाहे मदन लाल खुराना जी, चाहे साहब सिंह वर्मा, सबने हमेशा दिल्ली को पूर्ण राज बनाने का कहा। खुद मोदी जी ने 2014 में कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज बनाएंगे। अब आप देखिए कितने झूठे और दोगले और धोखेबाज लोग ये हैं। जब इनको ये समझ में आ गया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को इनकी पुश्तें भी नहीं हरा सकती, 25 साल तक अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकते, इसलिए ये काला कानून लाए हैं दिल्ली में। और ये कंप्लीट करने दीजिए, दिल्ली में ये काला कानून जो लाए हैं, इन काले अंग्रेजों को दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बाहर फेंकेगी, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो वाईएसआर कांग्रेस जो इनको सपोर्ट कर रही है, उन तक लोगों ने बोला है, उनको भी डर है। उन्होंने बोला कि ऐसा काम जो आप दिल्ली में कर रहे हैं, कृपया करके हमारे राज्य में मत करिएगा, क्योंकि इनका चरित्र पूरे देश को पता है, सबको पता है कि ये बाय हुक या बाय क्रुक, जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के सिर्फ हर राज्य में अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। ये रिटॉरिक बातें बहुत नया कानून नहीं, पर रीना जी इस हिसाब से तो ये डर तो सभी पार्टियों में होना चाहिए। बात कंप्लीट करने दीजिए रीना जी, आप जो बात कह रही है कि वाईएसआर कांग्रेस को ये डर है और उन्होंने कह दिया कि उनके राज्य में ना हो ये बनाने का अधिकार, तो फिर ये तो हर पार्टी, ये तो फिर कानून बनाने का अधिकार है। हाँ, तो फिर ये डर तो फिर हर जगह होना चाहिए। तो उस कारणवश तो बाकी पार्टियां भी पीछे हट सकती है। अगर आप कह रहे हैं कि वाईएसआर कांग्रेस इस डर से पीछे हटी है, इस डर से एनडीए का समर्थन कर रही है, डर है। हाँ, हर जगह ये डर है, सब हर जगह डर बात का डर है। अच्छा, हर जगह डर है, का डर है, हर जगह डर है। चारू जी जवाब दे दीजिए इसका। हर जगह डर है कि कहीं आप लोग हनन न कर ले अधिकारों का, चुनी हुई सरकार के अधिकारों का। जी देखिए, ये चुनी हुई सरकार जब चुनी गई थी दिल्ली में, क्या ये स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़कर आए थे? क्या संविधान में साफ साफ नहीं लिखा है दिल्ली सरकार कैसे काम करती है? अब इन्हें क्या चाहिए? अच्छा, एक बात और है, अगर ये दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात करते हैं, तो क्या इनमें उतनी जिम्मेदारी है कि ये जनता का भला देखकर फंक्शन कर पाए? अच्छा, मैं एग्जाम्पल्स लेकर आपको बताती हूँ। दिल्ली के 2 मंत्री थे जिनके चारू बहन 80% डिपार्टमेंट और मंत्रालय आते थे। 80। अच्छा रीना जी, आप उन्हें बोलने दीजिए, उनका समय है, उनका समय है, उनका समय। मैंने उनको आपके समय में बोलने नहीं दिया था। देखिए, मैं आपकी तरह उन्हें बोलने दीजिए, नहीं जा रही हूँ। मैं आपकी तरह रिटोरिक्स में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ, मैं जनता के सामने सच्चाई रख रही हूँ। 80% मंत्रालय आम आदमी पार्टी के जिन मंत्रियों के हाथ में थे, वो दोनों मंत्री जेल की सलाखों के पीछे पाए गए। दोनों मंत्री। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि जब उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है, जब उनकी अपनी सरकार के नेताओं ने भी उनको बेदखल कर दिया है, धांधलेबाजी तो यहां पर चल ही रही थी। अच्छा, उसके बाद सीएम साहब ने अपना घर बनाया। किस तरीके से घर बनाया सीएम साहब ने, उसके बारे में हम पूरा अलग डिबेट कर सकते हैं सुचारिता जी, लेकिन मोटी मोटी मैं आपको बातें बताना चाहती हूँ। अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स में बोला था मैं आपको, लेकिन थोड़ा विस्तार में बताऊंगी। लॉ ये है, कानून ये कहता है कि 10 करोड़ से ऊपर अगर सरकार को कोई काम कराना है तो टेंडर करना पड़ता है। पता है दिल्ली सरकार ने क्या किया? टेंडर तो ये कर नहीं सकते, कैसे बताएंगे जनता को कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? इन्होंने टेंडर करने के बदले में कई सारे वर्क ऑर्डर निकाले, सारे 10 करोड़ से नीचे के। तो क्या ये झूठ बोलना नहीं है? अच्छा, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैंने माना, पर क्या दिल्ली में हमेशा से कोई ना कोई सरकार नहीं थी? आपने कभी भी पहले सुना है कि दिल्ली प्रदेश की सरकार देश की सरकार से रोज लड़ाई करती है? अरे अपने आप ही धरने पर बैठ जाती है। ये सारे चोचले धांधले तब शुरू हुए हैं दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, क्योंकि इन्हें अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा, आपको मैं और आपको थोड़े फैक्ट्स बताती हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अरे देखिए, मैं केवल आपको फैक्ट बेस्ड बात बता रही हूँ, आपको आईना दिखा रही हूँ। और इसी सच्चाई की वजह से आप जिन लोगों को अपने बेस्ट फ्रेंड्स मानते हो ना, आपके अलायंस पार्टनर्स जिनसे आप पंजाब में लड़ते हो और दिल्ली में हाथ मिलाना चाहते हो, वो लोग भी आपके साथ नहीं है। आपको भी धमकी देनी पड़ी थी कि INDIA का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि किसी ने ऑर्डिनेंस सारे राज्य में सरकार ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारी राज्य की सरकार खत्म कर दे, ऐसा मिलने आए आप या विपक्ष में हो, आम आदमी पार्टी सरकार ने होगा क्या? दिल्ली का कबाड़ा। ठीक है, मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी और अनुज जी को स्क्रीन पर रखिए। हर्षवर्धन जी, ठीक है, मैं एक बार हर्षवर्धन की बताऊंगी। हर्षवर्धन जी, मुझे ये बताइए, ये क्या ये इस विपक्ष गठबंधन का पहला लिटमस टेस्ट है? जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या इसे ऐसा आंकना सही होगा कि ये पहला टेस्ट है जिसमें, क्योंकि चर्चाएं ये है कि विपक्ष का पहला टेस्ट जब इंडिया बनने के बाद का टेस्ट और उसमें फेल होता नजर आ रहा है। इसके बाद इसका असर क्या होगा वो इस आज की वोटिंग के बाद पता चलेगा, क्योंकि कल से तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी चर्चा होनी है। नहीं, निश्चित तौर पर, और एक हद तक जो विपक्षी गठजोड़ है वो अरविंद केजरीवाल जी के अड़ियल रवैये के आगे झुकता नजर आया। आप जरा सोच कर देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी जो भी सत्ता में आएगी, केंद्र शासित प्रदेश है, तो ज्यादा से ज्यादा अधिकार मांगेगी। ये कोई नई बात नहीं है, भाजपा भी मांगती रही है, कांग्रेस भी मांगती रही है। लेकिन किसी सरकार ने राज्य में रहते हुए केंद्र सरकार के साथ, उसके प्रतिनिधि के साथ ऐसी लड़ाई नहीं शुरू की। नजीब जंग कांग्रेस के शासनकाल में LG बने थे, उनके साथ भी अरविंद केजरीवाल इसी तरह से लड़ते रहे। और 2019 के बाद अरविंद केजरीवाल का एक बयान है जो हरदीप पुरी के साथ एक कार्यक्रम के बाद उन्होंने दिया था कि पिछली सरकार में 4.5 साल तक हम लड़ते रह गए, अब हम काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये वो वजह है बड़ी, और मैं तो ये मानता हूं कि सचमुच देश की संसद को ये सोचना चाहिए, क्या दिल्ली को इस तरह की विधानसभा की जरूरत है? दिल्ली की विधानसभा इसीलिए बनी थी कि लोगों के अधिकारों की बात हो, लोगों की सेवा की बात हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल केंद्र शासित राज्य को एक पूर्ण राज्य के तौर पर, और मैं तो कई बार मुझे लगता है कि अरविंद जी सीधे प्रधानमंत्री बन जाना चाहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी इस वाली राजनीति को कितने दिनों तक आगे झेल पाएगी? क्योंकि उसके लिए हमेशा जो संदीप दीक्षित कह रहे हैं, जो अजय माकन कह रहे थे, जिस शराब घोटाले के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया, वो सब कुछ अब फिर से दोबारा कैसे कर पाएंगे? और जो आप कह रहे हैं कि क्या ये एक लिटमस टेस्ट है, निश्चित तौर पर ये लिटमस टेस्ट है, लेकिन इससे आगे की बात है कि सब के सब अरविंद जी के आगे झुक तो गए, उनकी राजनीति कहां जाएगी? कांग्रेस को मिला क्या है? क्या बचा कुचा मतदाता समूह भी उसके साथ बचेगा? ये क्या बचा है? अनुज जी से पूछ लेती हूँ। एक बड़ी खबर बताऊं कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक संसद में रणनीति को लेकर होगी कल, और मंथन कल से शुरू हो रहा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कल से शुरू हो रही है, उसी को लेकर यह बैठक है, जो कि महत्वपूर्ण बैठक है। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी आज राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा हो रही, थोड़ी देर बाद वोटिंग होनी है, और कल से नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी, जिस पर अंत में जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है। तो
कल से नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा और कल ही बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी, क्योंकि इसको कैसे आगे बढ़ाना है यह भी देखना होगा। मैं एक बार जरा यह भी आपको दिखा देती हूं कि दिल्ली में जो ये लड़ाई चल रही है, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि यह इंडिया गठबंधन का एक टेस्ट भी है। केंद्र सरकार का मानना है कि केंद्र शासित राज्य है, इसीलिए यह अधिकार केंद्र के पास होने चाहिए, एलजी के पास होने चाहिए। दिल्ली की जनता क्या कह रही, जरा एक बार जल्दी से सुन लीजिए। इतने एमएलए इतने एमपी ये जीत के आते हैं, तो दिल्ली की जनता भी ये चाहती है कि सीएम के पास में भी पावर रहे, वो भी कुछ कर सके। अधिकारों का ऐसे हनन होगा, उनको मतलब कोई पावर ही नहीं होगा, पावरलेस सीएम होगा तो वो क्या कर पाएगा दिल्ली के लिए। तुम्हारा तो छोटा सा प्रदेश है दिल्ली, योगी जी ने पूरा उत्तर प्रदेश संभाल रखा है। कर रहे हैं ना, कहिए है ना, काम रिजल्ट दिया है ना, कर रहे हैं, कुछ दिया है तो रिजल्ट तो दिया। हम उनके काम गिना सकते हैं, आपको मोदी जी काम गिना सकते हैं। इसके कितने क्या काम गिनाए, एक चीज में हल के अलावा क्या क्या काम किया इसने। कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो भी कांग्रेस पार्टी ने कोई किसी भी तरह के अधिकार शीला दीक्षित को नहीं दिए थे। केजरीवाल को कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए और मेरे ख्याल जनता से अपील है अगले बार इनको जैसे कांग्रेस साहब, केजरीवाल खत्म। जो काम ये लोग कर लेंगे मैम, पोस्टिंग वो लोग देख रहे हैं, लोकल उनका है, सब मिनिस्ट्री उसमें आती है सर। इसमें मैम केंद्र को कुछ देखना ही नहीं चाहिए मैम, ये दिल्ली सरकार को ही आना चाहिए इसका हक। तो इनको सोचना चाहिए, पढ़े लिखे होकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। काम पे ध्यान नहीं है, सिर्फ राजनीति करनी और टारगेट करना केंद्र सरकार को। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी स्टेट को अच्छे से रन नहीं कर सकता, जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर कर सकता है, वहाँ के लोगों द्वारा चुना गया नेता कर सकता है। अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हनन नहीं हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये यूनियन टेरिटरी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही होना चाहिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उनके कंट्रोल में ही होना चाहिए, सो दैट देखे वो अच्छे से मैनेज कर पाए, क्योंकि उनके पास ज्यादा विजिबिलिटी है। अच्छा, जो बात अब कही जा रही है, मैं अनुज जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक बार रीना जी आपके पास जा रही हूं। आपने दिल्ली के जनता को सुना, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका कहना है कि दिल्ली सरकार के पास अगर नहीं रहेगी पावर तो कैसे चलेगी। कई ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई केंद्र शासित राज्य है तो वहां पर शक्तियां केंद्र के पास रहनी चाहिए। अब जिस तरह से दिल्ली की जनता बटी हुई है, आपने सुनी उनकी बात, उसी तरह से राजनीतिक दल क्यों नहीं बटे हो सकते? आप लोग ये क्यों कहते हैं कि अगर कोई दल एनडीए का समर्थन करेगा तो उसकी अपनी मजबूरी होगी? देखिए सुचरिता जी, ये जो दिल्ली में ये करने की कोशिश की जा रही है, आपने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में जहां पे भी जिस भी स्टेट में विपक्ष की सरकार है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के थ्रू वहां की चुनी हुई सरकार के काम में रोड़ा अटका रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि संसद में कानून लाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कानून लाने का अधिकार है, लेकिन कानून ऐसा नहीं ला सकते आप कि जो संविधान के खिलाफ हो। कल को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कहे कि हम सारे राज्यों की जो वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, हम सबको भंग कर रहे हैं, ऐसा कानून ले आए, तो ये किसी भी जगह, किसी भी नियम में, कहीं भी संविधान में ये नहीं है कि आप संविधान को ही बदल दें, आप संविधान को ही बदल दें। आज जो इन्होंने करने की कोशिश की है वो संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो कि इनको उसका अधिकार नहीं है। हिटलर ने भी ऐसे ही किया था, जर्मनी के संविधान को बदलने की कोशिश की थी, जर्मनी का संविधान बदला पढ़ लेना और सिर्फ वही काम मोदी जी देश में करने की कोशिश कर रीना जी जो एक तर्क बार बार आता है, मैं उसके बारे में जरा पूछ लेती हूँ आपसे, क्योंकि चारू जी भी बोलेंगी। रीना जी, आप लोग कहते हैं कि कानून कैसे बना दिया, आप लोग ये कहते हैं कि कैसे दिल्ली सरकार के संदर्भ में ये कानून बनाया जा रहा है, क्योंकि ये तो असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो वो तर्क देते हैं बार बार, वो ये कि आप लोगों ने जब सीएए को लेकर एक कानून दिल्ली विधानसभा में पारित कर दिया, जब देश के लिए एक कानून बना, आप लोगों ने उसके उलट जाकर कर दिया, तो वो तो केंद्र शासित राज्य पर बात कर रहे हैं, जो कि जिसमें अधिकार क्षेत्र केंद्र का पूरी तरह से आता है, दिल्ली सरकार का भी आता है, उनका भी आता है, तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए सुचरिता जी, ये बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो संविधान का जो बेसिक ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
जो 239AA है उसमें क्लियर है कि दिल्ली सरकार को क्या पावर्स हैं, केंद्र सरकार को क्या पावर्स हैं। ये उसको ही पूरा पलटने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा केंद्र सरकार के पास था, यही कारण है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी हालत है। हम तो कब से कहते आ रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर भी हमें दे दो। तो हमारे और कार्य अधिकार को बढ़ाने की बजाय, अच्छा आप जो कह रही हैं लॉ एंड ऑर्डर दे दो हमें, मैं उस पर चारू जी जवाब दे दीजिए, चारू जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये वाली बहस जो है लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के पास आ जाए, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच कभी नहीं हुई है, ये अब हो रही है। वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। जी मैं वही कह रही हूँ। हम तो कह रहे हैं आपसे नहीं समझ रहा है इसलिए हमें दे दो। पार्टी नहीं, हम बढ़िया से तो शायद इनको याद नहीं है कि जब इनकी पार्टी नहीं थी तब भी दिल्ली में हमेशा सरकार हुआ करती थी, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र में और प्रदेश में इस तरीके की लड़ाई हो कि चीफ मिनिस्टर काम करने को ही तैयार ना हो, हर चीज पर बिल्कुल बेचारे बनकर बैठ जाए और शिकायत करना शुरू कर दे। भाई जब आपसे काम ही नहीं होता तो आप मत रहिए ना मुख्यमंत्री। आपको एक बात और बताती हूँ, जब दिल्ली में कोई निर्णय लिया जाता है तो अब तक प्रथा क्या रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल सही क्या है, फाइल जाती है चीफ सेक्रेटरी के पास और जिसके हस्ताक्षर से वो फाइल पास होती है। आपको पता है आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या करना चालू किया? जब इनको टेढ़े मेढ़े रास्तों से किसी भी फाइल को पास कराना होता है, वो फाइल जाती ही नहीं है चीफ सेक्रेटरी के पास, उस फाइल के ऊपर हस्ताक्षर होता है किसी मंत्री का। तो अगर आप इस तरीके से सिस्टम को स्किप करेंगे और बाद में उसी मंत्री को जेल में डालेंगे, तो क्या दिल्ली की जनता की सुरक्षा करने का अधिकार केंद्र सरकार का नहीं है? क्यों नहीं है? आप बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली का कोई ध्यान नहीं रख रहा। भाई दिल्ली कहाँ है? भारत में ही है ना, भारत की ही राजधानी है ना। तो आप ये क्यों सोचती है कि बस आप ही को दिल्ली की चिंता, और आपने क्या चिंता कर ली? भाई दिल्ली की क्या चिंता कर ली मुझको बता दीजिए। आपके मंत्री जेल में, शराब घोटाले में आपका घोटाला, पानी की प्रॉब्लम आपके यहाँ, सड़कों की प्रॉब्लम आपके यहाँ, बारिश हो जाए तो शहर ढह जाए। उसके बाद एजुकेशन की आप बात करते हैं, अरे स्कूलों की सच्चाई ये है कि आधे करीब आधे स्कूलों में तो आपके पास प्रिंसिपल भी नहीं है। मतलब मैं आपका एक एक पॉइंट उठाकर आरटीआई की रिप्लाई के साथ आपको आपका आईना दिखा सकती हूँ। उसके बाद आप यहाँ बैठकर कहते हैं कि हम चलाएंगे दिल्ली की सरकार अपने हिसाब से। भाई अपने हिसाब से ना चलाकर भी जो थोड़े आपके पास हक है उसमें भी आपने बहुत बर्बादी कर दी। अच्छा आप कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बात करती हैं, मुझे मालूम है आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा गया है कि पार्लियामेंट में जब लॉ पास होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको पार्लियामेंट की चिंता है? पार्लियामेंट तो आप चलने नहीं देते। आपको क्या लगता है इस सेशन में एक भी लॉ पास नहीं हुआ? 9 बिल टेबल हुए, 9 बिल टेबल। ठीक है, ये वाला सवाल मैं एक बार अनुज जी से लूंगी। मैं ये वाला सवाल चारू जी अनुज जी से लूंगी। एक बार अनुज जी और हर्षवर्धन जी का एक भी आदमी एक भी वोटिंग के लिए हाजिर था? मैं एक बार ये सवाल पूछ लेती हूँ अनुज जी, ये बार बार पूछा जा रहा है और ये आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जब बाकी बिलों पे चर्चा होती है तो आप लोग नहीं करते चर्चा। इस बिल के लिए आप लोग चर्चा के लिए जिस तरह से व्यवस्थित ढंग से बैठे हुए हैं, अपनी बारी में हर सांसद बात कर रहा है, वैसे ही आपने संसद में बाकी भी बिल पास हुए हैं, उन पर भी चर्चा उतनी ही जरूरी थी, देश के सामने वो चर्चा आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। क्यों नहीं हुई? देखिए वो इंपॉर्टेंट नहीं थे बिल? सारे एक एक बिल अगर जो भी संसद से पारित होते हैं सब इंपॉर्टेंट, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं? सब पे चर्चा होनी चाहिए। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि चर्चा होने के बाद, लेकिन ये पहली ऐसी बीजेपी की सरकार है आजादी के बाद से लेकर आज तक जो तमाम इनके अधिकतर बिल ऐसे पास हुए हैं जिसमें कोई चर्चा नहीं हुई। या तो सांसदों के माइक बंद कर दिए गए, या उनको बाहर निकाल दिया गया, या ऐसी स्थिति बना दी गई कि, और देखिए जो सत्ता पक्ष के सांसद, पहली बार ऐसा देखने में आया कि खुद हंगामा कर रहे हैं, सत्र नहीं चलने दे रहे हैं। पिछले सत्र में हमने देखा है। तो ये चाहते हैं कि आपने चर्चा कब, और बिना चर्चा के बिल पारित हो जाए, और यही संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विपक्ष की होती है, सरकार की होती है। बिल्कुल सही। अब सुनिए मेरी बात अनुज जी, जिस तरह से अभी चर्चा हो रही है बिल पर, उसी तरह से बाकी बिल्स पर भी चर्चा हो सकती थी। अब वहां पर नहीं हुई, यहां पर हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहां पर आप लोग चर्चा चाह रहे थे, उन पर आप लोगों ने अगर इसी तरह से आप लोग चाहते कि चर्चा हो तो क्या उन पर चर्चा नहीं होती? हर्षवर्धन जी जरा बताइए इस बात पर जरा बताइए। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए। देखिए ये आपको याद होगा कौन से ऐसे बिलों पर, कितने अहम बिल, किसान बिल, जो कृषि बिल पास किए थे, बताइए कौन सी चर्चा की थी इन्होंने? सांसदों को बाहर निकाल के, माइक बंद करके
और अपने आप बिल पारित करा लिए। और तमाम ऐसे कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जिसमें यह चर्चा सरकार चाहती नहीं, करती नहीं और बिल पारित करा देते हैं। तो यह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी इस चीज का लगातार विरोध कर रही है। राहुल जी के नेतृत्व में हम सड़क से लेकर संसद तक विरोध करते जा रहे हैं। उसी का इन्होंने प्रयास किया था कि जिस तरह से उनकी जो है नैतिक तरीके से संसद ही खत्म करी थी। और देखिए अभी एक ताजा उदाहरण आया है, हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रोहित देव जी ने इस्तीफा क्यों दिया है? क्या कह के इस्तीफा दिया है? यही कह के दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना लगातार दबाव दिया जा रहा है कि काम करना मुश्किल हो गया है। ये वही सरकार है कि जिनके शासन में, जिनके काल में सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज जनता की अदालत के बीच में बैठते हैं और बोलते हैं कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमें संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। और आप बोलते हैं कि विपक्ष परेशान कर रही है। कौन सी ऐसी एजेंसी, कौन सी ऐसी संस्था? आज तो आप पर वो चीन वाली टूल किट का भी आरोप लगा है, आपकी पार्टी पर वो चीन वाली टूल किट का भी आरोप लगा है, उस पर भी। लेकिन आपके नेता वापस आ गए संसद में, तो नई टूल किट, आपके नेता संसद में वापस आ गए, तो अब आप ये कह रहे हैं, अब आप ये कह पाएंगे कि सड़क से लेकर संसद तक हम उनकी अध्यक्षता में विरोध करेंगे, उससे बल मिलेगा? हर्षवर्धन जी, जो बात अनुज जी कह रहे हैं, बहुत से आरोप उन पर लगे, लेकिन मेरा सवाल, बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, उन चर्चाओं पे ना आकर, उसमें संसद में ना चर्चा कर आज के इस बिल पर कितनी व्यवस्थित ढंग से चर्चा हो रही है? आपने सुना, एक सांसद बोलता है, फिर दूसरा खड़ा होता है, वो बोलता है। लग रहा है ऐसा ही संसद चल जाता पिछले 10 दिन भी। निश्चित तौर पर, और 20 तारीख से संसद शुरू हुई थी, 20 जुलाई से मणिपुर पर चर्चा नहीं हो पाई। मणिपुर पर शांति से देश सुनता, पूरे संसद की तरफ से देश को आश्वस्त किया जाता, नहीं हो पाया। विपक्ष ने हंगामा किया, आज भी तो प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर पर तो अभी चर्चा भी नहीं हुई। क्यों कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष आज इस पर चर्चा करने के लिए राजी हो गया? नहीं राजी होना चाहिए था ना। मणिपुर से बड़ा मुद्दा क्या अरविंद केजरीवाल को अधिकारियों के स्थानांतरण का अधिकार देना या ले लेना? मुझे लगता है कि आज ये भी दिख रहा है कि निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, जिस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, गृह मंत्री बार बार कह रहे थे, विपक्ष ने चर्चा नहीं की क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। ये शायद ही देश के लोगों को अच्छा लग रहा हो। मुझे हर्षवर्धन जी एक बात बताइए, मुझे आगे की फ्यूचरिस्टिक तस्वीर अपने दर्शकों को बतानी है। आज वोटिंग होगी, जो अंकगणित में दिखा रही हूं लगातार स्क्रीन पर, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस ने, बीजेडी ने कह दिया है वो समर्थन करेंगे सरकार का। ऐसे में ये बिल कानून बनेगा, ये बिल्कुल लगभग साफ लग रहा है। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? ये तकरार और बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो खबर आ गई है वो ये कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। नहीं, निश्चित तौर पर तकरार बढ़ेगी। और देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़ा संकट है। वो अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, लेकिन अब उनका दर्जा वैसे भी, वो पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, उनकी ही पार्टी में उनसे बड़ा एक मुख्यमंत्री है भगवंत मान। और अब वो इस कानून के बाद तो म्युनिसिपैलिटी जैसी स्थिति हो जाएगी। और मैं तो सचमुच बहुत गंभीरता से पहले भी ये बात कहता रहा हूं कि सचमुच दिल्ली में जिस तरह के विवाद खड़े होते रहे हैं, उसमें जनता के हक में है कि या तो आप तरीका निकालिए, एक एरिया काट कर वहां विधानसभा करिए, या इसको सचमुच विधानसभा का दर्जा कर दीजिए। क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें हर दूसरे चौथे कोई न कोई विवाद होता रहेगा और जनता के लिए मुश्किल करेगा। अच्छा, क्या ये ध्यान से देखें तो अरविंद केजरीवाल की समस्या और बड़ी होगी। और मुझे लगता है कि ये गठजोड़ जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे अध्यादेश पर समर्थन, तब हम गठजोड़ में आएंगे, वो भी संकट में पड़ेगा। देखिए, एक गृह मंत्री ने संसद में एक बात कही, लोकसभा में उन्होंने बात कही थी, रीना जी, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच इस तरह की लड़ाई कभी नहीं हुई। जिस तरह की लड़ाई तब से हो रही है जब से आम आदमी पार्टी आई है सत्ता में दिल्ली में। दिल्ली पहले भी पूर्ण राज्य नहीं था, जो सीमित शक्तियां थी, लेकिन जिस तरह की तू मैं जिस तरह की लड़ाई आम आदमी पार्टी के आने के बाद से हुई है, उसने दिल्ली की छवि खराब कर दी है। देखिए सुचरिता जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी प्रवक्ता को बताना चाहूंगी कि ये दिल्ली में नहीं हो रहा है ऐसा, ये पूरे देश में करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरह से तमिलनाडु में किया जा रहा है, किस तरह से केरल में किया जा रहा है, किस तरह से पंजाब में किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। जहां पे भी विपक्ष की सरकारें हैं,
वहां पे चुनी हुई सरकार के कानून के अधिकारों का हनन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इफेक्टिव सरकार केंद्र में कभी रही ही नहीं है। आप देखिए, कंपटीशन तो ये होना चाहिए कि आप जैसा काम कर रहे हैं हम उससे बढ़िया काम करके दिखाएंगे, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि विपक्ष की सरकारों को गिराएं। वो कोशिश करेंगे, पहले बोलेंगे चक्की पीसिंग, मोस्ट करप्ट पार्टी, उसके बाद 48 घंटे के बाद वो ही पार्टियों को अपने पार्टी में। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है रीना जी, मैं एक बार एक लास्ट रिएक्शन चारू जी का ले लूं। चारू जी ने जो है ये नाटक चलाया हुआ है। चारू जी, थोड़ी देर बाद वोटिंग होनी है। ये नहीं, अब जी बिल्कुल। और देखिए, ये समझ में आता है कि रीना जी बहुत दुख में है, लेकिन ये जिस तरीके के आरोप बार बार हर प्रदेश की सरकार पे लगा रही है वो गलत है। भाई, आप बिना किसी प्रूफ के क्या बोल रही हैं? आपको क्या लगता है वेस्ट बंगाल में सरकार अपने हिसाब से नहीं चलती? पंजाब में आप ही आते हैं केंद्र में 1 लाख करोड़ रुपए का लोन लेने, क्योंकि फ्री में बांट दिए आपने जितने पैसे पंजाब के पास पहले से थे। तो उन सब बातों में आप मत ही पड़िए इस डिबेट में। आज की तारीख में हमें याद रखना ये चाहिए कि दिल्ली पूर्ण राज्य ना कभी था और ना आज है, और अगर आपको उसको पूर्ण राज्य बनाने का प्रयत्न भी करना है, वो प्रयत्न करने का एक तरीका है। यहाँ पर हर बात पर रोना धोना करना जनता का भला करना नहीं होता। केंद्र सरकार जनता के भले में काम कर रही है, और इसीलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो स्थायी रूप से हो सकता है भाजपा का साथ आज एक तरह से कह सकते हैं ट्रेलर है विपक्ष की एकता का, आज ट्रेलर है। थोड़ी देर बाद वोटिंग होनी है, लेकिन पूरी फिल्म भी दिखेगी, क्योंकि कल से नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा शुरू होगी और 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब भी देंगे। इस वक्त ये जो लड़ाई है ये आने वाले दिनों में भी संसद में हावी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल महाभारत में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।